शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर हमारी बस्ती थी। इसकी बुनियाद दादा के वालिद ने रखी थी। मियाँ दाद के 2 बेटे थे। जब वो जवान हुए और इनकी शादियां हो गईं, तो बाप ने इनके लिए 2 घरों की तामीर करा दी। अब इस वीराने में 1 से 3 घर बन गए। इनके बाल बच्चे बड़े होते गए, आपस में शादियां होती गईं और नए घर बनते गए। इन दिनों रहट चलते थे। कुएं खोद कर इनसे बंजर जमीनों को सैराब किया जाता था। जमीन के मालिक करीबी आबादियों से गरीब लोगों को अपनी जमीनों पर लाते और इनके लिए कच्चे घर तामीर करा देते। इनसे काश्तकारी का काम लेते, फसलों की पैदावार में शराकतदार भी बना लेते। यूं कई कुंबों के रोजगार का वसीला बन जाता। बेघर लोग जिनकी जमीनों पर मुफ्त रिहाइश हासिल करते और काश्तकारी करते, इन्हें वो मज़ारे कहते, जिनको 2-4 बीघे इनकी खिदमत के सिले में बख्श दिए जाते, वो किसान कहलाने लगते। तीसरी नस्ल के जवान होने तक ये बस्ती मियाँ आबाद कहलाने लगी और मेरे दादा ने गवर्नमेंट की थोड़ी सी ज़मीन इनायत करके 2 स्कूल मंजूर करवा लिए, एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। जिस आबादी तक तालीम के कदम पहुंच जाए, वहां के मकीन तेजी से तरक्की करने लगते हैं। हमने भी इन देहाती स्कूलों से तालीम हासिल की और फिर कॉलेज में पढ़ने के लिए करीबी शहर जाने लगे। मेरे वालिद इलाके के बड़े जमींदार थे। चूंकि इर्द गिर्द की बंजर जमीन भी जिनके मालिकान दूसरे लोग थे आबाद हो गई थी, गोया अब हम वीराने के मकीन नहीं रहे, बल्कि दूसरे जमींदारों की जमीनों की सरहदें हमारी जमीनों से मिली हुई थी और नहरी निज़ाम भी यहाँ तक आ गया था। शुक्र किया कि बैलों से हल चलाने के ज़माने रुखसत हो गए। इनकी जगह ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने ले ली। पैदावार में दुगना चुगना इजाफा होने लगा और दौलत की रेल बेल हो गई। हमारी बस्ती की खुसूसियत ये थी कि दादा जान की सारी नस्ल पढ़ लिख गई थी, ताहम उन्होंने अपनी ज़मीन पर सिर्फ मज़ारों के अलावा किसी गैर को घर तामीर करने की इजाज़त ना दी। इसकी वजह ये थी कि गैरों को अपने घरों के करीब हटकने देना नहीं चाहते थे और ना गैरों का दाखला अपनी बरादरी में बर्दाश्त करते। इसी वजह से बच्चों के रिश्ते भी आपस में तय किए जाते। अगर किसी लड़की का रिश्ता ख़ानदान में मौजूद ना होता तो वो गंवारी रह जाती। मेरे वालिद, ताया और चचाओं की ज़मीन मुश्तरका थी। सब साथ रहते थे। फसलें एक जगह उतरती और सब मिलकर फसल को तकसीम कर लेते। इसी इत्तेफाक की वजह से बरादरी सिस्टम भी मजबूत था और कोई दुश्मन टेढ़ी आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मेरे वालिद बरादरी के बड़े थे। खानदान का हर तनाज़ा इनके हजूर पेश किया जाता। वो जो फैसला करते सबको कबूल करना पड़ता था, वरना फैसला कबूल न करने की सूरत में दर बदर, जमीन बदरी और घर बदरी की सजा दी जाती। हमारे वालिद और इनके भाइयों की हवेली के गिर्द जो 4 दीवारी थी, इसके अंदर इतनी जगह थी कि हर घर 1 से 2 बीघे में बना हुआ था। लेकिन इस वसी अहाते में 15 घरों के दरमियान कोई दीवार नहीं थी। सभी घर अपने भाई बहनों के थे। पर्दे का मसला नहीं था। सभी एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। गोया इस हवेली में अपनी ही एक दुनिया आबाद थी। बच्चे अपने अपने घरों के आगे खुले आंगन में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे और बच्चियां दरख्तों के मजबूत गद्दों में रस्सियों से बंधे हुए झूलों पर पींगे लेती थीं। अब्बू और इनके भाइयों के हिस्से में ज्यादा जमीन आई थी, जिसकी वजह से इनकी हैसियत बरादरी में ज्यादा मोतबर थी। यहाँ हर घर अपने मकीनों की हैसियत के मुताबिक तामीर किया गया था। हमारे अहाते का सबसे कम हैसियत घराना मुआशी लिहाज से मकबूल चचा का था। ये मेरे वालिद के चचाजाद थे। इनकी बेटी का नाम राहीला था। वो मेरी हम उम्र थी। बचपन में हम साथ स्कूल जाया करते थे। राहीला को पढ़ाई से दिलचस्पी ना थी, इसलिए इसने बमुश्किल 5वीं तक पढ़ा और घर बैठ गई। जब मैंने मिडिल पास किया तो बाबा जान ने मेरे लिए एक उस्तानी का बंदोबस्त कर दिया, जो करीबी शहर से रोज शाम को 2 घंटे पढ़ाने आती थी। इसको लाने और ले जाने का इंतज़ाम हमारा था। चूँकि राहीला ने पढ़ाई में दिलचस्पी ना ली, इसके वालिद ने इसे आगे पढ़ाने के लिए इस किस्म का कोई तरद्दुद ना किया।
راہیلا کی شکل و صورت عام تھی، اس کی تربیت میں بھی چچی نے لاپرواہی برتی تھی، اسی لیے ہماری قیامگاہ کے احاطے میں اور احاطے سے الگ برادری کے اندر بھی کسی گھرانے میں اس کا رشتہ نہ ہو سکا۔ راہیلا کی طبیعت عجیب اور مزاج الگ تھا، وہ ساری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس کی ماں کو بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ دوسرے لوگ اس کی بیٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ اکثر کھانے کے وقت ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور کھانا کھانے لگتی۔ والدہ تو برا نہ مناتی، مگر ہمارے احاطے کی لڑکیوں کا ایسا طور طریقہ بالکل نہیں تھا۔ وہ بہت باتونی تھی اور اکثر بغیر سوچے سمجھے بول پڑتی، عجیب و غریب باتیں منہ سے نکال دیتی۔ ہم تو اپنے تھے، کچھ نہ کہتے اور چپ ہو جاتے تھے، لیکن احساس یہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں ہمارے خاندان کی ناک نہ کٹوا دے۔ چچا جان نے اپنی کافی زمین ایک دوسرے چچا زاد کو فروخت کر دی، کیونکہ چچی کی فرمائشیں رکتی نہیں تھیں۔ کبھی وہ سیر و تفریح کے لیے دوسرے ممالک کی سوچتے اور کبھی ہر سال نئی گاڑی کا ماڈل بدلنے کی آرزو پوری کرتے۔ ان کے لڑکے بھی اسی طرح فضول خرچ تھے اور باپ کی دولت سے روز شاپنگ کر کے پیسہ اڑا دیتے تھے۔ جو انسان کفایت شاری کا اصول بھلا کر اپنے خواہشوں کا غلام بن جائے، وہ بالآخر تہی دامن رہ جاتا ہے، اور اگر آمدنی کو بڑھانے کی فکر نہ کی جائے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ راہیلا کے والد نے اپنی زمینوں کی کاشت پر توجہ نہ دی اور اخراجات بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ خاندان کے سب سے کمزور زمیندار بن گئے۔ زمین سے عزت تھی، جس نے زمین کو ماں جیسی عزت نہ دی، اس کا یتیم ہونا لازم تھا۔ جب چچا مقبول مالی لحاظ سے خاصے کمزور ہو گئے تو خاندان والوں نے ان پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ راہیلا کے رشتے کا مسئلہ بن گیا۔ اس کے والدین کو فکر ہوئی کہ امیر گھرانوں کے لڑکوں میں سے کسی سے رشتہ ہو، مگر امیر رشتہ دار ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے۔ چچا مقبول کے ایک دوست ملک اسحاق سے انہوں نے اپنی اس مشکل کا تذکرہ کیا۔ ملک اسحاق ہمارے ایک پڑوسی زمیندار تھے اور ان کی فیملی کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا۔ وہ خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ ملک اسحاق نے بیوی سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تمہارا بھتیجا اور میرا بھانجا انعام ابھی غیر شادی شدہ ہے اور وہ لوگ بڑے زمیندار ہیں، انعام کے لیے کسی زمیندار گھرانے سے لڑکی بیاہ کر لانا چاہتے ہیں۔ اپنے خاندان میں انعام کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی۔ میں باجی سے ذکر کروں گی اور ان کو مقبول بھائی کے گھر لے جا کر راہیلا کو دکھا دوں گی، لڑکی پسند آئی تو رشتہ کروا دوں گی۔ اسحاق نے مقبول چچا سے ذکر کیا، اگر تم کو غیر برادری میں رشتہ کرنا قبول ہے تو میں اپنی سالی کو تمہارے گھر لاؤں گا، میری بیوی آپ کی بیگم سے ان کو ملوا دے گی۔ مقبول چچا نے کہا، مجھے منظور ہے، آپ ان لوگوں کو لائیے۔ جب میری بیٹی کا رشتہ نہیں لے رہے تو لڑکی کو غیر برادری میں ہی بیاہنا ہوگا۔ اس سلسلے میں مقبول چچا والد کے پاس آئے اور مشورہ مانگا۔ بابا جان نے کہا، بھائی مقبول، ملک اسحاق کو جانتا ہوں، بہت بڑا زمیندار ہے، اچھا انسان بھی ہے، اس کا بھتیجا بھی دیکھا ہے، قبول صورت اور تعلیم یافتہ ہے، وہ لڑکا ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن ان کی ذات ہمارے ہم پلہ نہیں ہے۔ غیر لوگوں میں رشتہ کرو گے تو اپنوں سے کٹ جاؤ گے، خوشی غمی میں تمہارے داماد اور ان کے رشتہ داروں کو برادری والے اپنے گھر نہیں آنے دیں گے، پردے کا مسئلہ ہوگا، الگ نسل کے گھوڑے کو الگ کونٹھے سے باندھا جاتا ہے، تم بیٹی اور داماد کی وجہ سے ہم سے کٹ کر رہ جاؤ گے، میری مانو تو ان لوگوں سے رشتہ نہ کرو۔ چچا مقبول بولے، کوئی کام کم حیثیت نہیں ہوتا، سنار ہو یا لوہار، ہر ایک کا اپنا ہنر ہوتا ہے۔ جدی پشتی زمینداروں میں سے بھی اکثر کو جاگیر انگریزوں کی وفاداری کے صلے میں ملی تھی۔ میں پرانے خیالات کا آدمی نہیں ہوں، صرف یہ دیکھوں گا کہ لڑکا اور اس کا باپ شریف آدمی ہے یا نہیں۔ اگر وہ شریف ہیں، تعلیم یافتہ اور سب سے بڑھ کر باحیثیت زمیندار ہیں تو مجھے ذات پات سے کیا لینا؟ جب میری بیٹی کا رشتہ لینے سے میرے اپنے کترا رہے ہیں تو کیوں نہ غیروں کی طرف دیکھوں گا؟ میں اب رشتہ غیروں میں ہی کروں گا۔ مقبول چچا کی باتوں نے بابا جان کو لاجواب کر دیا اور انہوں نے ان کی غیر برادری میں لڑکی بیاہنے کی اجازت دے دی، صرف اتنی شرط لگائی کہ آپ کا داماد اور اس کے گھر والے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر یہ نئے رشتہ دار آپ کے گھر آئیں گے تو ہماری خواتین ان کے سامنے نہیں جائیں گی،
और मुकम्मल पर्दा करेंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, चचा ने जवाब दिया। बस मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। वालिद साहब अफसोस करते रह गए। अम्मी से कहा, हकीकत ये है कि मकबूल इस बात को नहीं समझ रहा कि इसकी बेटी का रिश्ता इस वजह से बरादरी में नहीं हो रहा कि राहीला अनपढ़ रह गई है और इसकी आदत भी मुहज्जिबाना नहीं है। ये सब अहाते वाले जानते हैं, वरना राहीला का रिश्ता कब का हो जाता। जब हवेली वालों को पता चला कि मकबूल अपनी लड़की का रिश्ता बरादरी से बाहर दे रहे हैं तो दिल परेशान होकर रह गया। ये इस अहाते की रिवायत थी कि बाहर से किसी अच्छे खानदान की लड़की हवेली में ब्याह कर आ सकती थी, लेकिन ये अपनी लड़की का रिश्ता बाहर नहीं देते थे। राहीला की शादी मलिक इसहाक के भतीजे इनाम जुनैद से करके चचा मकबूल ने पहली बार खानदान की रिवायत को तोड़ा और बेटी की शादी गैर बरादरी में कर दी। लेकिन जब खानदान वालों ने राहीला के ससुराल वालों के ठाट बाट देखे तो दंग रह गए। अब राहीला की शान कुछ और थी। इसकी शादी इतनी धूमधाम से हुई कि सब हैरान रह गए। राहीला के मुकद्दर पर सभी हैरान थे। खानदान भर की औरतें कह उठी कि यह मकबूल ही थे जिसने ऐसी जुर्रत कर डाली, वरना खानदान का कोई भी लड़का ओछी तबीयत के बाइस राहीला को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से सिर्फ प्राइमरी पास थी। बदसलीका इतनी कि जो शादी करता सर पकड़कर बैठ जाता। शादी के बाद भी वो खुशो-खुर्रम थी। वालिदैन से मिलने आती तो निहाल होती। फूफियाँ, ताइयाँ, चचियाँ सबकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह जाती। दुआ करती कि खुदा करे ये यूं ही खुश रहे। अब राहीला काफी बदल गई थी। मामूली सूरत ने भी रंगो रूप पकड़ लिया और गुरूर भी आ गया था। शायद ये कुदरती रद्द अमल था कि जिसको कोई मुंह नहीं लगाता था गैरों ने सर पर बिठा लिया। इन्हीं दिनों मेरी मंगनी हो गई फूफो के बेटे से और फूफा अब्बू के तायाजाद थे। रिश्ता अपनों में हुआ था, ब्याह कर भी इसी खानदानी अहाते में रहना था। मंगनी वाले दिन राहीला भी आ गई। वालदा ने टोकरा भरा और मिठाई इसे दी कि अपने ससुराल ले जाकर इनमें बांट देना। आखिर तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हुआ है। तो इसने गरूर से कहा कि ये मिठाई इस काबिल नहीं है कि ससुराल लेकर जाऊं, वो इसको कूड़े में डाल देंगे, इसे रख लीजिए अपने पास। इसकी बदतमीजी पर वालदा पसीना पसीना हो गई, लेकिन भरी महफिल में कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि हमसाया जमींदार घरानों की मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख़वातीन वहाँ बैठी थी। अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। इस वाक़े के 6 माह बाद एक रोज़ राहीला आई तो इसकी शक्ल पर 12 बज रहे थे। राहीला को उन्होंने धुतकार कर मैके भेज दिया था। सारे खानदान में ये बात उड़ गई कि राहीला उजड़ कर आ गई है। ऐसा वाक़या कभी भी हमारे खानदान की किसी लड़की के साथ नहीं हुआ था। सारे अहाते पर खामोशी छा गई, जैसे खुदा न खास्ता कोई मर गया हो। बाबा जान और अम्मी चचा मकबूल के घर गए कि असल हालात मालूम करें। चचा ने बताया कि कोई झगड़ा नहीं हुआ। अचानक एक मामूली सी बात पर इनाम जुनैद राहीला को घर के दरवाजे पर लाकर छोड़ गया है। वालिद साहब चचा के हमरा जाकर जुनैद से मिले और वजह दरियाफ्त की। तब इसने कहा कि मैं आपकी बेटी को इस वजह से तलाक दे रहा हूँ कि ये मुझे कहती है कि मैं इसे पसंद नहीं हूँ। तो फिर मैं क्यों ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारूं जो मुझे पसंद ही नहीं करती। ये बात सुनकर वालिद और चचा मकबूल हक्का बक्का रह गए। घर आकर इन्होंने राहीला से दरियाफ्त किया कि क्या ये बात सही है, हमें तफसील से बताओ ताकि हम दोबारा इन लोगों से बात करें। तब राहीला ने बताया कि जुनैद बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतना चाव किया कि मैं जमीन से आसमान पर जा पहुंची। सोचा न था कि जरा सी बात पर यूं बिगड़ जाएंगे। एक रोज हंसी मजाक में पूछा, सच बताओ राहीला, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने मजाक में कह दिया, हरगिज नहीं, मैं कब आपको पसंद करती हूँ। अम्मा बाबा ने शादी कर दी तो आ गई, जबकि मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ। जाने इस वक्त क्या जहन में आया कि सब कुछ उल्टा कह दिया। सोचा था कि अभी मनाने लगेंगे, मिन्नतें करने लगेंगे या फिर रूठ जाएंगे तो मैं मना लूंगी, कहूंगी कि ये मजाक था, मैं तो आपको बहुत चाहती हूँ। इसकी इन्होंने नौबत ही नहीं आने दी। मेरे लबों से ये फिक्रा सुनते ही इनके चेहरे का रंग बदल गया। बोले, पसंद नहीं हूँ तो फिर क्यों रह रही हो मेरे साथ? अपने माँ बाप के घर जाओ, जो पसंद है उसके साथ जाकर रहो, इसी से शादी कर लो। वो दौलतमंद हैं, इतनी सी बात किसी के मुंह से सुनना इनको गवारा नहीं होगा। ये तसव्वुर मैंने ना किया था। माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया। बाजू से पकड़कर कार में धकेला,
यहाँ दर पर लाकर छोड़ दिया, जाते हुए पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। बस इतनी सी बात थी जिसने मेरा घर बिगाड़ दिया। अम्मी ने कहा, बेटी हर बात सोच समझ कर मुंह से निकालनी चाहिए, ये नहीं कि जो भी मुंह में आए कह दो। ये तुम्हारे बचपन की आदत थी। हम टोकते थे तो तुम माँ से जाकर कहती थी, वो हमसे नाराज हो जाती थी। और जिस बात को तुम मामूली समझ रही हो, ये हरगिज मामूली नहीं है। ये बात मर्द कभी भी अपनी शरीके हयात के मुंह से सुनना पसंद नहीं करते। अगर तुम्हारी शादी अपने खानदान में हो जाती तो तुम्हारे ताया समझा बुझा कर मामले को ठीक करा देते, लेकिन अब गैरों का मामला है। कोशिश करते हैं कि बिगड़ी बात संवर जाए, लेकिन जुनैद ने माफ नहीं किया। वो भी तकब्बुर से भरा हुआ इंसान था। इसने राहिला को आजाद कर दिया। बिल आखिर बाबा जान ने 1 साल बाद इसका निकाह अपनी एक अजीजा के बेटे से करा दिया। लड़का मैट्रिक पास था। वो हमारे अहाते से बाहर लेकिन हमारी बस्ती के अंदर रहते थे। थोड़ी सी जमीन थी, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन ये डर नहीं था कि राहिला की कम अक्ली की वजह से निबाह नहीं करेंगे। वो खूबियों और खामियों के साथ निबाह करने वाले लोग थे। फखरे आलम से शादी के बाद राहिला की जिंदगी पुरसुकून हो गई, मगर अब भी वो पिछले ऐशो इशरत के दिन भुला नहीं पाई। जब आती तो इन दिनों को याद करके उदास हो जाती। कहती, काश सोच समझ कर बोलती तो ये हादसा ना होता। तलाक के वाक़ये ने इसके वालिदैन को ही नहीं, इसे भी हिलाकर रख दिया था, बल्कि यकसर बदल दिया। अब वो हर बात सोच समझ कर करती है, वरना ज्यादातर खामोश ही रहती है।